जो एक विकास की गति है, इसकी चर्चा देश का हर नागरिक कर रहा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जब हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 गौरवशाली वर्ष होने का उत्सव मना रहे हैं, मेरा हृदय अपार और गर्व से भरा हुआ है। यह केवल 11 वर्षों का कालखंड नहीं है, बल्कि यह भारत के नवनिर्माण, आत्मविश्वास और वैश्विक पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापना का एक स्वर्णिम ये गाथा भी है, जिसको देश का हर नागरिक आज इसकी चर्चा कर रहा है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में हमने एक ऐसे भारत का उदय देखा है जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डट करके मुकाबला करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजोता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। हम जब देखते हैं 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले के भारत में निराशा और अविश्वास का माहौल था। देश के लोगों में एक भय का माहौल था। नीतिगत पंगुता, भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व ने देश के विकास को अवरुद्ध किया। इसकी भी चर्चा देश का हर नागरिक करता था, क्योंकि हर रोज मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को 2014 से पहले देखने और सुनने को मिलता था कि आज देश में इतने बड़े घोटाले हो गए हैं, आज यहां पर घोटाला हो गया है। परंतु आज देश के अंदर एक विकास की गति पिछले 11 वर्षों में बनी हुई है। हम सब ये भी जानते हैं कि देश में उन दिनों भय, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और परिवारवाद, भाई भतीजावाद, इसका बोलबाला था। ये देश का हर नागरिक जानता है। निष्पक्ष शासन का पूरी तरह अभाव था, इस बारे में भी हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है, ये भी हम सब जानते हैं। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव आया है। योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया गया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। इस बात को हम सब जानते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। इसको भी हम सब जानते हैं। हमने स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत अंतरिक्ष में 2 भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक जोड़कर इतिहास रचा है। इसको पूरी दुनिया जानती है। इस उपलब्धि के साथ अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना है। इससे हम सभी भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के इन 11 वर्षों के कालखंड में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला दुनिया का ये भारत पहला देश बना है। हमारा यान आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इसको भी एक बड़ी उपलब्धि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। जब हम वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधान सेवक के रूप में जब उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में ये 11वें स्थान के ऊपर थी और किस प्रकार से हिचकोले ले रही थी। इसको पूरा देश का हर नागरिक जानता है। लोगों के अंदर इसका भी भय था, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। परंतु ऐसे समय में देश के लोगों ने एक निर्णय नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी और मुझे खुशी है कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत 11वें स्थान पर था और हमारी आर्थिक स्थिति वो हिचकोले ले रही थी, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में चौथे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों की वजह से ही हम दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी बताते हुए कि इन 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कुल निर्यात वर्ष में अगर हम देखें 2023-24 में ये $825 बिलियन तक पहुंच गया है। इंजीनियरिंग निर्यात अगर हम देखें देश के अंदर 2014-15 में ये $73 बिलियन था, जो आज अगर हम देखते हैं कि ये वर्ष 2024-25 में बढ़ करके $117 बिलियन हो गया है। इस गति से ये निर्यात आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा। अगर हम भारत रक्षा निर्यात की बात करें 2014 से ये 34 गुना ज्यादा हमारा रक्षा निर्यात वो बढ़ा है। रक्षा निर्यात 2023-24-25 में
ये बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपया हो गया है। जबकि अगर हम देखें 2014-16 के अंदर अगर हम ये ध्यान करें तो ये मात्र 1,521 करोड़ रुपए था, जो बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपए हो गया है। ये देश के लिए एक गर्व की बात है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं कि देश किस मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगर हम पिछले 10 वित्तीय वर्षों में भारत में लगभग 668 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जबकि वर्ष 2000 से 2014 तक यह 323 अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो नोटबंदी और काले धन के खिलाफ कठोर कदमों से समानांतर अर्थव्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार आदरणीय मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर किया है। हम सब ये जानते हैं कि पूरी दुनिया आज भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल की प्रशंसा कर रही है। भाइयों, हमारे देश के ही इस प्रकार के अर्थशास्त्री थे जो ये बात बोलते थे, जिन्होंने संसद के पटल के ऊपर भी खड़े होकर के बात कही कि यहाँ अनपढ़ लोग हैं, वो कैसे यूपीआई का उपयोग करेंगे, कैसे वो डिजिटल लेन देन करेंगे। इसका मजाक बनाया गया, परंतु आज पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है। इस मॉडल की, डिजिटल भुगतान की आज पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। मुझे खुशी है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव में इंटरनेट सेवाएं पहुंचाई गई हैं। हम देखते हैं चाहे यूपीआई हो या भीम ऐप हो, लेन देन को आसान और पारदर्शी बनाने का काम ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। एक रेडी वाला व्यक्ति भी इस डिजिटल लेन देन का उपयोग कर रहा है। ये हमारे देश की, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल ये भुगतान की एक जब पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है उसका प्रमाण है। हम सब ये भी जानते हैं कि कोरोना कालखंड में केवल देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं संभाला, बल्कि मेड इन इंडिया वैक्सीन के माध्यम से दुनिया की भी सहायता करने का काम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हम सब जानते हैं। और मुझे ये कहते हुए, बताते हुए कि इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हम सब जानते हैं कि जो देश के लिए एक नासूर बनी हुई थी, एक बड़ी समस्या थी, जिसके कारण से देश आतंकवाद की आग में झुलसता रहता था और वहां के लोगों को वो पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी और देश पूर्ण रूप से भारत के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कड़े इस फैसले से धारा 370, 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार करने का काम इन 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी हाल ही में ही हम जब देखते हैं एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर घाटी को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल, अभी की बात है, हम सबको मालूम है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब ब्रिज के माध्यम से पूरे देश को वो जोड़ने का काम किया है।
ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर विकास का एक नया द्वार लद्दाख के लिए खोलने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जो आजादी के बाद जो लद्दाख विकास से अछूता था, वहां के लोग इस बात का लंबे समय से आवाज को बुलंद कर रहे थे कि हमें अलग टेरिटरी या यूटी राज्य बनाया जाए, परंतु अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश और ले उसको भुगत रहा था। परंतु मोदी जी ने आकर के जहां 370 धारा और 35A को हटाने का काम किया है, वहीं दूसरे स्थान पर ले को यूटी राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाने का काम भी केंद्र शासित प्रदेश बना करके एक नया विकास का द्वार खोलने का काम किया है। हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा देश कर रहा था, राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, वो इन्हीं 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जो पूरा देश इस बात को लेकर के वो चाहता था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और वहां पर भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भी निर्माण हुआ है, जो हमारी सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक का पुनर्विकास हमारी सांस्कृतिक चेतना का ये को जागृत करता है। ये भी हम सब जानते हैं। ये इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, वर्ष 2016 के उरी हमले के प्रतिशोध में सर्जिकल स्ट्राइक और वर्ष 2019 में हुए पुलवामा हमले का पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब, ये केवल मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दृढ़ निर्णय और क्षमता से ये हुआ है। इसको पूरा देश जानता है। भाइयों, सभी मैं पत्रकार और छायाकार मित्रों को ये कहना चाहूंगा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत आज नीति निर्धारक बन चुका है। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है, ब्रिक्स जैसे मंचों पर नेतृत्व करता है। ये भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इन 11 वर्षों में दुनिया में भारत की एक नई पहचान विश्व पटल के ऊपर उभरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरी दुनिया को भारत का सांस्कृतिक संदेश दिया है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाती है। ये भी हम सबको मालूम है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम सब जानते हैं कि हमारे संतों की, ऋषियों की ये उत्पत्ति थी और आज पूरी दुनिया इस योगा के साथ जुड़ी हुई है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यूएनओ में ये प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तो पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ जाती है। ये हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात है।
ये इन 11 वर्षों के अंदर हुआ है। 11 वर्षों के अंदर जो भारत विश्व गुरु की तरफ ये बढ़ रहा है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के अंदर हो रहा है। मुझे ये भी बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 रैंक 1 पेंशन, हम सब जानते हैं लंबे समय से हमारे जो वीर सैनिक हैं वो इस बात को लेकर के वो आवाज को बुलंद करते रहते थे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन मिले, परंतु लंबे समय से वो लोग अपनी मांग को रखते रहते थे, परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन हमारे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। इन्हीं 11 वर्षों में ही नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, अनेक युग क्रांतिकारी कदम ये उठाए गए हैं, जिसका लाभ देश को मिला है। जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से वो हुआ है, जिसकी आज चर्चा हर व्यक्ति करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और जो उन्होंने एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र ने देश को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा प्रदान की है। इस बात को भी हम सब जानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभों की चर्चा की है। उन्होंने 4 स्तंभ इसके बताए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये 4 स्तंभ हैं, जिनकी चर्चा उन्होंने कहा है कि अगर हमने विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें इनके बारे में 4 स्तंभों के बारे में विचार करना पड़ेगा, इनको विकसित करना पड़ेगा, तब हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। इनमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, गरीब, किसान, महिला। चलिए, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। 11 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सरकार की सफलताओं को और उपलब्धियों को आप सबके समक्ष रख रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। बड़ी खबर के जरिए आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और गुजरात के सीएम यानी जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं उनमें हर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और मोदी सरकार के 11 वर्षों की जानकारी जो है वो भी साझा की जा रही है। बिल्कुल, इसी में आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की जा रही है, क्योंकि 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार को हो चुके हैं। और इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ आपने सुना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। तमाम उपलब्धियां, चाहे वो आर्थिक हो, डिफेंस के हवाले से हो या फिर लोगों तक योजनाएं पहुंचाना हो, तमाम उपलब्धियां जो है वो गिनवाई जा रही है। इसी में भूपेंद्र पटेल ने सरकार की उपलब्धियों की भी जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि यहाँ भारत में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम जगहों पर, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य क्यों ना हो, वहां पर प्रदर्शनियां भी की जा रही है। एक तरफ सभी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार की धरातल पर जो उपलब्धियां उतारी गई है, योजनाएं लोगों के लिए लाई गई है, उन सभी को एक एक करके गिनवा रहे हैं कि ये 11 साल बेमिसाल आखिर है क्यों, और कार्यक्रम जो है वो अलग-अलग रखे गए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में सीएम योगी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी शासित प्रदेश हो या एनडीए शासित प्रदेश हो, वो सभी मुख्यमंत्री आज रहे हैं और पिछले 11 साल की उपलब्धियों को साझा किया जा रहा है, क्योंकि 2014 वो साल संगठन के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार थी और धीरे धीरे ये फैलाव इतना भर गया कि आज लगभग 20 से 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उनके सहयोगी दलों की सरकार है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या बाकी अन्य राज्य। મોદી સાહેબે ગુજરાતના હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટની નેમ સાથે દેશની
પ્રથમ રેલવે અને પરિવહન યુનિવર્સિટી ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટી ઇન સ્પેસ અને વિશ્વના પ્રથમ ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિનની ભેટ પણ આપી છે. આદરણીય મોદી સાહેબની વિઝનરી લીડરશિપમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જના પડકારો સામે રિન્યુએબલ એનર્જી અને ગ્રીન ગ્રોથથી પર્યાવરણ પ્રિય વિકાસને ધ્યેય આપણે પાર પાડ્યો છે. કચ્છના ખાવડામાં એશિયાનો સૌથી મોટો હાઇબ્રિડ રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક આકાર પામી રહ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ આપણા રોજિંદા જીવનમાં પણ પર્યાવરણ અનુકૂળ જીવનશૈલી મિશન લાઈફની પ્રેરણા આપી છે. ધરતી માતાનું ગ્રીન કવર વધારવા માટે એક પેડ માં કે નામ શ્રી મોદી સાહેબના આહવાનને 17 કરોડ 50 લાખ વૃક્ષોના વાવેતરથી ગુજરાતે ઝીલી લીધું છે. तो फिलहाल भूपेंद्र पटेल को आप सुन रहे थे और जो अपने प्रदेश और पूरे देश की उपलब्धियों को गिना रहे थे. आगे बढ़ेंगे. अब बात उन डेलीगेशंस की होगी जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और विदेशों में भारत को लेकर और भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी साझा कर रहे थे. फिलहाल विदेश से ये सर्वदलीय डेलीगेशन वापस लौट चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी की उनसे मुलाकात होनी है. ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होगी क्योंकि ये सर्वदलीय डेलीगेशन है. अलग अलग पार्टियों के नेता इसमें शामिल हैं, जिसमें शशि थरूर एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में उभर के सामने आए. ओवैसी उन्होंने भी भारत को लेकर, भारत की उपलब्धियों को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया है. सलमान खुर्शीद या बाकी अन्य नेता हों, उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत की सराहना की है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बाकी देशों तक जानकारियां पहुंचाई. बिल्कुल, यहाँ पर एक तरफ ये सर्वदलीय डेलीगेशन जो है वो विदेश दौरे पर गया, तमाम जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से देता हुआ नजर आया. पाकिस्तान को बेनकाब करता हुआ भारत नजर आया. और आपको बता दें कि इन डेलीगेशन में एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व रखा गया था और ग्लोबली वैश्विक स्तर पर ये भारत को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए. और जवाब जो है वो गूंज इतनी ऊंची थी कि ना ही सिर्फ भारत तक बल्कि पूरे बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अगली रणनीति का संकेत जो है इसमें दे सकते हैं और मिशन ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी, क्योंकि क्या कुछ इस में किया है उसकी तमाम जानकारी लोगों को दी जाएगी. और ये डेलीगेशन फिलहाल आपको बता दें अपनी कूटनीतिक यात्राओं की रिपोर्ट जो है वो भी साझा करने वाला है. तो हर किसी की नजर इसी पर रहने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सर्वदलीय डेलीगेशन आज मिलेगा. बिल्कुल, देखिए जब भी कोई बड़ा होता है देश के लिए या देश के हित में, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा तत्पर रहते हैं. उनसे मुलाकात की जाती है और उनको बूस्ट अप किया जाता है. ये पीएम मोदी की एक अलग पहचान है. न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों में भी उन्होंने पहचान बनाई है. आगे बढ़ेंगे. अब जरा एक और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां बीजेपी ने संगठनात्मक मंथन तेज कर दिया है, संगठन को विचार विमर्श तेज कर दिया है और चुनाव को लेकर अहम बैठक भी होने जा रही है. और बहुत जल्द कई राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मिल सकते हैं. और जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, राज्यों से लेकर पूरे देश के अंदर संगठन मजबूत होगा और राष्ट्रीय स्तर के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्हें भी बदला जा सकता है या नई जिम्मेदारी किसी को दी जा सकती है. इसको लेकर फिलहाल इस वक्त जो बैठकों का दौर है रूपाली वो चल रहा है और बहुत जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष कई सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं. फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 10 दिनों में नई लिस्ट जो है वो आ सकती है. और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जेपी नड्डा की मुलाकात जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है. उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात और ये चर्चाएं नए अध्यक्ष को लेकर की गई है. इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी भी इसमें शामिल रहे हैं. तो ओवरऑल ये लिस्ट 10 दिन में जारी हो सकती है. संगठनात्मक मंथन जो है वो काफी ज्यादा तेज दिल्ली में हो चुका है और चुनावों को लेकर ये अहम बैठकें होंगी कि आखिरकार कौन सा चेहरा जो है वो जल्द नए अध्यक्ष के तौर पर अलग अलग राज्यों में रखा जाएगा. क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अगर बात की जाए तो ये एक बहुत अहम मुद्दा था शीतल, जिसको लेकर लगातार बात की जा रही थी. आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्षों के चेहरे कब सामने लाएगी, तो उस पर अब ये मंथन जो है वो संभव है और जल्द ये नई लिस्ट जारी हो सकती है जिसपे अध्यक्षों के नाम सामने आएंगे. बिल्कुल, देखिए बीजेपी हमेशा संगठन पे विश्वास रखती है, नींव विश्वास के बुनियाद हो, लोकसभा के चुनाव हो
या संगठन के चुनाव हो, उनका हमेशा फोकस रहता है कि नींव बनाई जाए। उसी नींव को तैयार करने के लिए फिलहाल एक नई जिम्मेदारी के रूप में प्रदेश अध्यक्षों को चुना जा रहा है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और जरूर है, क्योंकि बिहार के चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है जहां चुनाव होने के बाद जो सियासी इंपैक्ट है, जो सियासी प्रभाव है, वो बाकी राज्यों में भी देखने को मिलता है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत गहन चिंतन मंथन के साथ, रणनीति के साथ अपने नए अध्यक्षों को चुनेगी। इसमें जातियों का भी ध्यान रखा जाएगा या बाकी अन्य चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि बिहार में इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़े और वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ को उठा सके। तो ये तमाम चीजें रूपाली होती हैं, जिसको लेकर फिलहाल ये मंथन और डिस्कस पार्टी के अंदर से चल रहा है। यहाँ पर शीतल का इनाम भी सामने आ सकते हैं कि यहाँ पर आपको बता दें कि कौन कौन से राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले है, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, ओडिशा, तेलंगाना। तो हर किसी की नजर अब इस पर है, जहां पर कब नए अध्यक्ष जो है उनके नामों को लेकर गहन मंथन किया जाएगा। इसी के साथ जब ये मुलाकात जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की हुई, तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की, तो जेपी नड्डा जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आए। हालांकि मुलाकात का कारण अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एक सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके की सियासी हलचल है, हर किसी की नजर उसी पर है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं। जो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी हमेशा से ही संगठन को मजबूत करने में लगी होती है। बूथ स्तर से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उनके साथ बैठक होती है, उनके साथ बातचीत होती है। बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ के बाद मंडल तक कैसे पहुंचा जाए, मंडल से लेकर बाहर जिला तक जिलाध्यक्ष चुने जाते हैं, एक पूरी टीम चुनी जाती है। एक अलग से वैकल्पिक मार्ग के तौर पर युवाओं की टीम चुनी जाती है, जिसे बीजेवाईएम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तमाम चीजें, ये एक प्रक्रिया जो है, उसके तहत ही भारतीय जनता पार्टी हर एक रणनीतिक चुनाव किसी भी राज्य में लड़ती है या लोकसभा चुनाव में उतरती है। यही वजह है फिलहाल, क्योंकि समय भी पूरा होता है, 5 साल का कार्यकाल एक अध्यक्ष के रूप में होता है, वो भी फिलहाल पूरा हो रहा है इन कुछ राज्यों में, जिसमें 14 राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। कुल मिलाकर 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, जहां जहां पर प्रदेश अध्यक्षों को बदलना है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा जो केंद्र में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी फिलहाल इस पर गहन मंथन कर रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी वहां पर इस बैठक में मौका दिया गया है। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के हवाले से बात होगी और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विकसित भारत अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसी में सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शनी जो है वो लगाई जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अलग अलग जगह पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपको पहले भी बताया कि 11 साल बेमिसाल को लेकर मोदी सरकार लगातार जमीनी स्तर पर उतर चुकी है और 12 से 14 जून की ये डेट जो है वो डिसाइड की गई है, जिस पर मंडल स्तर पर कार्यक्रम जो है वो यूपी में होने वाले हैं। तो 11 साल बेमिसाल पूरी उपलब्धियां और पूरा चार्ट और प्लानिंग के साथ सरकार उतरी है कि क्या क्या हमने दिया और जनता को क्या कुछ मिला। ये एक काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है कि योजनाएं आती हैं, क्या वो लाभ पहुंचा। तो इसको लेकर विकसित भारत का अभियान जो है वो शुरू होगा। प्रदर्शनी में लोगों को पता चलेगा कि सरकार उनके लिए क्या कुछ लाई और क्या क्या उन तक पहुंचा। बिल्कुल, जोरों शोरों से मोदी सरकार या फिर राज्य की सरकारें इस वक्त 11 साल को लेकर बखान कर रही हैं। 11 साल को जितने भी विकास कार्य हुए हैं 11 साल के अंदर, चाहे वो देश स्तर पे हों, विदेश स्तर पे हों या फिर केंद्र की योजनाएं जो आम लोगों के लिए जारी की गई हैं, जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती है, उन तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शनी के तहत लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी कि पिछले 11 सालों में कितना बदलाव भारत में हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विकास, पढ़ाई या शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर विदेश की कूटनीति हो या साथ ही साथ रक्षा का क्षेत्र हो, जिसका सबसे बड़ा नमूना आपने अभी अभी देखा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जो बढ़ा था, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को घुटने पर टेकने को मजबूर किया था, उसी को लेकर फिलहाल ये तमाम चीजें जो है वो सामने रखी जा रही है। विजेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। फिलहाल उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 11 सालों को कैसे भारतीय जनता पार्टी आज प्रदर्शित करेगी, खास तौर पर यूपी में, और इससे क्या संदेश आम लोगों के बीच में जाने वाला है। विजेंद्र, 11 साल पूरे हो गए हैं और इन 11 सालों को जोरों शोरों से बीजेपी बड़े लेवल पर उठा रही है। आज ये प्रदर्शनी होगी या बाकी चीजें होंगी,
कैसे इन 11 सालों को रखा जाएगा? बिल्कुल शीतल, जिस तरह से विकसित भारत अभियान शुरू किया है भाजपा की ओर से, तो जिस तरह से 11 साल भाजपा के बेमिसाल बताए जा रहे हैं और इसके लिए पूरी भाजपा केंद्र से लेकर राज्य तक लग गई है और जुड़ गई है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार जो बीजेपी का प्रदर्शन है, बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है, वो उसको लगातार लोग सराहना कर रहे हैं और उसका चुनाव के माध्यम से अगर देखा जाए तो भाजपा को उसका लाभ भी मिल रहा है। जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है और आज जो है उद्घाटन खुद मुख्यालय पर, भाजपा मुख्यालय पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में किया और हर राज्य में मुख्यमंत्री लेवल से जो है उद्घाटन किए जा रहे हैं प्रदर्शनी के, और उसको प्रदर्शनी लगाया जाएगा, उसको दर्शाया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो जिले के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, उसमें सब लोग शामिल रहेंगे। कार्यकारिणी जो है जिले की भी इसमें शामिल रहेगी और इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो बहुत युद्ध स्तर पर किया जाएगा। 12 से 14 जून तक ये लगातार जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं, मंडल स्तर पर 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर भी इसको जारी रखा जाएगा। वर्चुअल के माध्यम से लोगों तक योजनाओं को पहुंचाया जाएगा, मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। तो इसको लेकर के मैं आपको बता दूं, 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके आयुष्मान के कार्ड के भी पंजीकरण होगा। तो अगर चाहे एलईडी बैन के माध्यम से कहें, पोस्टर के माध्यम से कहें, मोबाइल के जरिए या फिर अन्य जो साधन है उनके जरिए जो जनता है भारत की और उत्तर प्रदेश की, उन तक ये सारी योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। है कि जिस तरीके से सरकार लगातार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, प्रदर्शनी के जरिए दिखाया जा रहा है, क्या वो जनता तक पहुंचा है, ये अहम सवाल है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी जनता है, आवाम है, जो अभी भी इन चीजों से वंचित है, जिन्हें पता ही नहीं है कि योजनाएं सरकार के द्वारा लाई क्या गई। देखिए, बिल्कुल, अगर रूपाली मैं आपको बताऊं, जिस तरह से जिस चीज की ये चर्चा आपने की, बात की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी है कि धरातल पर जो लोग हैं उनको लाभ मिला है, लेकिन योजना का उनको पता ही नहीं कि ये कौन सी योजना है। इसके लिए ही सरकार मुहिम चला रही है और सरकार जानना चाहती है, हो भी क्यों ना। मैं आपको बता दूं, 2027 की दहलीज आने वाली है और उससे पहले ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले, और ग्राम पंचायत के चुनाव के माध्यम से ही जो है अब बीजेपी विधानसभा चुनाव तक पहुंचना चाहती है। और जो प्रधान होंगे, जीते हुए ब्लॉक प्रमुख होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, ये पूरी तरह से इन पर निगरानी होगी। देखा जाएगा किस स्तर पर इस चुनाव को जीता जाएगा, और उसी के लिए बीजेपी पूरे भारत वर्ष में एक अभियान चला रही है, जिसके लिए पूरी तरह से विकसित संकल्प भारत का नाम दिया जा रहा है, जिसमें मंत्री और उप मुख्यमंत्री, प्रदेश लेवल के जितने नेता हैं, सब शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र पार्षद ज्वाइन होने के लिए। विजेंद्र पार्षद बने हुए थे। फिलहाल बड़ी खबर, एसीबी ने मनीष सिसोदिया को समन भेजा है, बुलावा भेजा है। क्लासरूम घोटाले के मामले में ये दूसरा समन पूर्व डिप्टी सीएम को मिला है। मनीष सिसोदिया जो फिलहाल एक बड़े घोटाले के आरोप में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें फिर से समन भेजा है, बुलाया है, और देखना होगा कितने समन भेजे जाएंगे, कब तक वो लौटेंगे, पहुंचेंगे और उनके समक्ष पेश होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब पहले भी शराब घोटाले मामले से जुड़े समन उन्हें गए थे या अरविंद केजरीवाल तक समन गए थे, उसमें काफी देरी लगी थी, जिस वजह से आपने भी तस्वीरें देखी थी क्या हुआ था। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता एक एक करके जेल गए थे और उसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ी हार आम आदमी पार्टी को मिली थी। लेकिन फिलहाल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिर से एक नए मामले में घिरते नजर आए और इसमें फिलहाल एसीबी ने उन्हें फिर से समन भेजा है। रूपाली, बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का जो मामला है वो सामने आया है। इस बीच सत्येंद्र जैन की अगर बात की जाए तो पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके साथ पूछताछ जो है वो की है, समन उनको भेजा गया। यहाँ पर क्लासरूम घोटाले के मामले में ये दूसरा समन मनीष सिसोदिया को अब भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि ये कहा गया था कि कल जो है एसीबी इनसे पूछताछ करेगी, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर घोटाला नहीं किया है, अगर आप सही है तो आप सामने आए और एंटी करप्शन ब्यूरो आपसे जो पूछताछ करेगा उसके जवाब और सवाल दोनों के जवाब जो है वो हाजिर होकर दे। और फिलहाल यहाँ पर यह है कि पीछे होते हुए, अपने कदम पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आगे मुश्किलें और काफी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि सत्येंद्र जैन की अगर बात की जाए, वो एसीबी के आगे पेश हुए, वहां पर जितनी पूछताछ हुई, सवालात किए गए, उनके जवाब दिए गए, लेकिन यहाँ मनीष सिसोदिया इस चीज से पीछे हटते हुए, पैर खिसकाते हुए नजर आए।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि कब तक वो पेश होते। फिलहाल बहराइच से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बहराइच में जहां पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और ये कार्रवाई क्या है ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे। 4 अवैध बाजारों को ध्वस्त कराया गया है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस वहां पर बनी हुई थी उसको ध्वस्त करने का काम प्रशासन की तरफ से किया गया है। थाना बुर्तिहा इलाके का पूरा मामला निकलकर सामने आया है। मौके पर भारी फोर्स तैनात की गई है, भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं। जो स्थानीय पुलिस है उसे भी वहां पर मोर्चे पर लगा दिया गया है, ताकि जो आपसी सौहार्द है, आपसी जो संबंध है, भाईचारा है, इन तमाम चीजों पर इसका कोई असर ना पड़े। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, थाना बुर्तिहा इलाके का पूरा मामला, जहां पर भारी तैनात फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से बहराइच में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अवैध मजारों को फिलहाल वहां पर ध्वस्त कर दिया है। जड़ से ध्वस्त कर रही है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहराइच में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है कतनिया घाट का। उसी जंगल के बीच में जहां पर जंगली जानवरों का बसेरा हुआ करता था, वहां पर दरगाह बनकर खड़ी हो गई, और उस दरगाह में 1-2 नहीं, पूरे 4 पीरों की मजार बनकर खड़ी हो गई। कह सकते हैं जैसे कि एक लक्कड़ शाह हुआ करते थे, भंवर शाह, चमन शाह और सहन शाह। इन चारों शाह ने मिलकर जंगल की जमीन पर कब्जा कर लिया, और उस कब्जे को ध्वस्त करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। तस्वीरें देखिए, ध्वस्त कार्रवाई। इस पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और वन विभाग के अफसरों ने मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। किसी तरीके की अवैध संपत्ति पर किसी भी अवैध लोगों का कब्जा नहीं हो सकता है, खासकर योगी सरकार में। इससे पहले भी तमाम सरकारों में चीजें उठी, लेकिन उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया, क्योंकि योगी सरकार फूंक फूंक कर कदम उठाती है और पूरी प्रक्रिया को पालन करती है। तो यहाँ के लोग न्यायिक प्रक्रिया को भी पालन करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन चूंकि सरकारों में तमाम चीजें होती हैं, तमाम पॉइंट्स होते हैं, वो रखे जाते हैं। उसके बाद आज देर रात ध्वस्त की कार्रवाई हुई है। यहाँ पर 4 मजारों को ध्वस्त किया गया। ये यानी 4 दरगाह एक जगह पर 4 तरीकों की दरगाह बनकर खड़ी हुई थी। ये ईंट का ढेर, मिट्टी का मलबा, ये बहराइच में दरगाह थी, और ये ऐसी दरगाह थी जहां पर लोग दूर दराज से जियारत के नाम पे आते थे। क्या क्या होता था वो तस्वीरें पहले भी, लेकिन उस पर बोर्ड देखिए, कतनिया घाट वर निषिद्ध क्षेत्र है, और यहाँ पर मानवीय व्यवधान, दुकान लगाना, लाउड स्पीकर बजाना, वाहन पार्किंग करना प्रतिबंधित है। की तो ये दरगाह चलती रही, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाई, और ये जो ग्राउंड दिख रहा है, इसी ग्राउंड के अंदर दरगाह का मेला लगता था। अब ये मेला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लक्कड़ शाह के मजार से जुड़े इलाकों को ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्त हुई कार्रवाई की नजीर देखिए, तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में जो ढेर दिखाई दे रहा बड़े पैमाने पर, मिट्टी का ढेर, ईंटों का ढेर, ये पहाड़ सा बना इलाका। ये पहले यहाँ कभी दरगाह की 4 मजारें हुआ करती थी। दूर दराज से लोग जियारत के लिए आते थे, और तमाम किसी न किसी चीजों पे फंस के यहाँ उलझ जाते थे। एक समाज उसे अपना पीर औलिया बताता है, और वन विभाग उसे अवैध अतिक्रमणकारी। इस बार बड़ी कार्रवाई हुई है, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो कार्रवाई है, ये दूसरा समाज इसे किस तरीके से लेता है। क्योंकि उनकी दरगाह थी, 4 मजारें थी, जियारत के लिए आते थे। अब इसको किस तरह से देखा जाए। सरकार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है, उसी के क्रम में ये कार्रवाई हुई है, और ये सारी चीजें ध्वस्त हो गई है। JK 24 जीरो ग्राउंड पर पहुंचा है, और वो तस्वीरें दिखा रहा है जो JK 24 के दर्शक देखना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि बहराइच में ये कार्रवाई जो है 4 मज़ारों पर हुई है, जहां पर पूरे तरीके से ध्वस्त उसे किया गया है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर बात होगी, और आपको बता दें कि कई बड़े खुलासे इसमें उतरे हैं, जिसमें राज और सोनम की चैट सामने आई है, और इस चैट में कई बड़े खुलासे जो है वो हुए हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस जो है पूरे तरीके से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
एक के बाद एक खुलासा किया सरकार वहां पर क्या हुआ और इसको लेकर तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है हर एंगल से पुलिस करती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे अब दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है, दोनों के बीच क्या हुआ था, शादी के बाद कितने दिनों के बाद रणनीति तय की गई, हत्या की साजिश कैसे रची गई, इन तमाम विषयों को लेकर अब धीरे धीरे खुलासा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। सोनम ये वही लड़की हैं जिन्होंने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। उनकी तस्वीरें भी आपने कल देखी होंगी। और अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, चैट हो या फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स हो या बाकी अन्य चीजें हो, जो भी आपस में हुआ है उनको लेकर खुलासा हो रहा है। और आज भी चैट के जरिए कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको लेकर पुलिस फिलहाल इस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इन चैट्स को, इन बाकी चीजों को आधार रखकर इस पूरी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने का प्रयास यहां पर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल मेघालय पुलिस जो है वो सोनम को जो है वो कहीं ना कहीं यूपी से लेकर जा रही है। कृष्णा ठाकुर बिहार से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा खुलासा निकलकर इस मामले को लेकर सामने आ रहा है। आज का क्या बड़ा खुलासा है जिससे पुलिस को इस जांच पड़ताल में और भी आसानी होने जा रही है? जी शीतल, जिस तरह से ये कांड परत दर परत खुलते जा रहा है और यूपी में जैसे सोनम की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ट्रांजिट रिमांड की बात हुई और फिर उसे बिहार लाया गया, बिहार से उसको कोलकाता ले जाना है। तो उसी संदर्भ में जब चूंकि रात में देर रात आई और उसके साथ यूपी पुलिस भी थी गार्ड में और बिहार की बक्सर पुलिस और शिलोंग की पुलिस भी साथ में थी। लगभग तीनों स्क्वाड के साथ जब बिहार में रात में लगभग 1:30 बजे नियर अबाउट जब बक्सर क्रॉस किया, बक्सर क्रॉस करने के बाद उनको पटना लाना था, लेकिन बीच में दोनों को कम्युनिकेशन जो था शिलोंग पुलिस की और बिहार पुलिस की कहीं ना कहीं बीच में टूट गई थी। उसको लेकर थोड़ी सी एक टेंशन भी बन गई थी कि आखिर ये स्क्वाड टीम गई कहाँ। शिलोंग की टीम सकते में आ गई थी कि बिहार की टीम जो स्क्वाड टीम थी वो बीच में मिसकम्युनिकेट कहाँ हुआ। फिर जब पता चला तो जैसे ही बक्सर पुलिस को उन्होंने कम्युनिकेट किया और उस बात की पता चल गई कि स्क्वाड टीम बिहार की जो टीम थी वो लेके उनको पटना आ गया है सोनम को, और रात उनको जो यहाँ रखा गया और शिलोंग की टीम जो थी वो वापस चले गई। अभी ये हालात है कि जो भी पूछताछ का जैसे जैसे प्रकरण चल रहा है, यहाँ भी उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देर शाम आज उनको कोलकाता ले जाना है, कोलकाता से फिर वो शिलोंग जाएंगे। अभी ताजा जो रिपोर्ट के अनुसार से पता चला है कि शिलोंग के भी लगभग 5 पदाधिकारी इस फ्लाइट में साथ में रहेंगे और उनको लगभग 3:45 बजे की फ्लाइट से कोलकाता ले जाया जाएगा। कोलकाता से फिर उनको कृष्णा, सोनम को लेकर फिलहाल पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या अभी तक कोई ठोस ऐसा प्रमाण मिल चुका है जिससे ये साफ है कि वही सबसे बड़ी आरोपी और सबसे मुख्य आरोपी के तौर पर हैं इस पूरे हत्याकांड के पीछे? ये बिल्कुल, चूंकि जिस तरह से मेघालय पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और काफी दिनों के बाद उथल पुथल होने के बाद, मीडिया में आने के बाद या सरकार पे दबाव के बनने के बाद जिस तरह से यूपी में उन्होंने उसको पकड़ा गया और फिर ट्रांजिट रिमांड की बात हुई, तो ये जाहिर सी बात है शिलोंग पुलिस उस पर दबाव बनाएगी। चूंकि बिहार में तत्काल चूंकि बिहार के रास्ते से ले जाना था, यहाँ की टीम उस पर ज्यादा वर्क नहीं कर सकती है। हालांकि कोशिश यही रहती है टीम के साथ, पुलिस या व्यवस्था के साथ, कि कहीं ना कहीं कुछ खुलासे हो परत दर परत, जैसे चैट के माध्यम से या बाकी कम्युनिकेशन या फ्रेंड जो उनके पकड़े गए उनके माध्यम से कुछ न कुछ खुलासा हो रहा है। हालांकि ये इसका जो प्रक्रिया है शिलोंग पुलिस ही करेगी, क्योंकि जो रिमांड पे लिया गया ट्रांजिट रिमांड की जो थी, चूंकि केस जो था वो शिलोंग पुलिस के अधिकार में है और उनको पकड़ा गया है यूपी पुलिस में। तो जो एक प्रक्रिया था, कानूनी प्रक्रिया के तहत यूपी पुलिस ने भी शिलोंग पुलिस को यह अधिकार दिया। और ठीक है कृष्णा, ओके जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। कृष्णा ठाकुर बिहार से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस हत्याकांड को लेकर खुलासे हो रहे हैं, आप तक जानकारी भी पहुंच रही है और जैसे ही आगे की कोई भी बड़ी जो खबर है या बड़ी अपडेट है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।